चीनी खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। ये चीनी हमने बनाई है। हाँ। ये भगवान ने नहीं बनाई तो आपके सामने केसेस आते हैं जहाँ पे डायबिटिक होके रिवर्स हो जाती है। हाँ, सो डायबिटिक रिवर्स हो जाती है और इससे जो प्रेग्नेंट वुमेन है और बेबी दोनों को रिस्क रहता है। आज पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। करीबन उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। Then that's why India is the diabetic capital of the world. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये शब्द सुना होगा डायबिटीज़। हम सब लोग डायबिटीज़ के बारे में सुनते रहते हैं, पर क्या हम सच में इसको जानते हैं? आज इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया डॉक्टर मुकुल गुप्ता को, जो कि एक रेनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने 18 से ज़्यादा पेपर्स डायबिटीज़ की फील्ड में लिखे हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत रेनाउंड हॉस्पिटल्स के साथ में है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, और अभी वो जुड़े हुए हैं एपिक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की। हमने डायबिटीज़ को समझा और डायबिटीज़ को सिर्फ दूर से नहीं पर बहुत अच्छे से एक बायोलॉजिकली समझा कि डायबिटीज़ आखिर होता क्यों है। डायबिटीज़ को हमने ये भी समझा कि क्या वो रिवर्स हम इस डायबिटीज़ को कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि इसको हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ से दूरी कैसे बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इसमें हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया, डायबिटीज़ को। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का होगा और आपको इससे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आप और ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं हम कवर करें। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं भी बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छे बात है कि आप लोगों से मैं इस मंच पर जुड़ सका। चूँकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है, इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता कि हम डायबिटीज़ पे कुछ बात करें। जी, तो जैसा आपने बोला कि आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। डायबिटीज़ के बारे में हम सब लोगों के आसपास किसी ना किसी को डायबिटीज़ है। आज पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और ये भी एक बात है कि करीबन उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम और समझना चाहेंगे कि आखिर डायबिटीज़ होती क्या है, ये कैसे बॉडी में हो जाती है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये डायबिटीज़ हमें हो भी जाए तो इससे हमें कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, वो हम डॉक्टर साहब से आज समझेंगे। तो मेरा पहला सवाल ये होगा डॉक्टर साहब कि मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होता क्या है? इफेक्टिवली हम लोगों ने सबने सुना है कि डायबिटीज़ जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और अ, बस इतना ही पता होता है अक्सर लोगों को कि इसका कोई रिलेशन है शुगर से। आपसे ये समझना चाहेंगे एग्जैक्टली बॉडी में होता क्या है जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है और ये होती क्यों है? ओके, सो डायबिटीज़ होती क्या है बेसिकली, जो बॉडी में आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं कुछ मात्रा से अधिक हो जाए उसको शुगर कहते हैं। होती है इंसुलिन, एक हमारे हार्मोन है बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रीट करती है। या तो वो सिक्रीट करना बंद कर दे या उनका जो इंसुलिन जो वो सिक्रीट कर रही है वो एक्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली, तो ये होती है। तो दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा, तो वो यूजुअली बच्चों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन बन रहा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो होता क्या है कि शुगर जो बॉडी में अंदर जानी चाहिए सेल्स के, वो ब्लड के अंदर रह जाती है और शुगर्स वो इकट्ठा होके बॉडी के अदर अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और वो डायबिटीज़ हो जाती है स्पेशली। ओके, तो इसको ऐसे समझे कि जो कोई बॉडी का ऑर्गन है वो ढंग से काम नहीं करता और बॉडी में शुगर जो है वो ज़्यादा रिलीज करता है, क्या मैंने सही समझा या फिर? ओके, सो इंसुलिन का काम है बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करना और सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना। सो कुछ टिश्यूज होते हैं, लीवर हो गया या फैट सेल्स हो गई, ये ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं होता इनका अपटेक खत्म हो जाता है और शुगर बढ़ जाती है
और ग्लूकोज जब बढ़ जाती है देन इट विल अफेक्ट वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपके आईज को अफेक्ट करेगी, किडनी को अफेक्ट करेगी, हार्ट को अफेक्ट करेगी, ब्रेन को अफेक्ट करेगी। और डिपेंड करता है फास्टिंग वाली है, खाने के बाद वाली है, दोनों अलग अलग अफेक्ट करती है। आपकी अगर फास्टिंग बढ़ी हुई है तो आपके आईज और किडनी इन पे ज़्यादा असर करेगी। आपके खाने के बाद वाली शुगर बढ़ी हुई है तो आपके हार्ट और ब्रेन को असर करेगी। तो जो किसी को लकवा आ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, वो खाने के बाद वाली शुगर्स के कारण होते हैं। सो दोनों शुगर्स जो बढ़ती हैं ये केवल इंसुलिन नामक हार्मोन की गड़बड़ से होता है। ओके, तो मैं वापस, क्योंकि आज का जो हमारे व्यूअर है वो बेसिकली एकदम लेमैन है, तो मेरे क्वेश्चंस भी उसी के अराउंड में होंगे, जी जहाँ पे एकदम मैं आपसे बड़ा, हो सकता है बड़ा लेमैन क्वेश्चन पूछूं कि जो इंसुलिन आपने बताया, क्या वो एक हार्मोन है बॉडी में जो रिलीज होता है? सो बेसिकली हार्मोन से कहते हैं जो किसी ऑर्गन सिक्रीट करता है और वो कहीं दूसरी जगह जाके एक्ट करता है। सो ये जो इंसुलिन है ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज एक ऑर्गन है बॉडी में जिसके अंदर अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं, जिनमें बीटा सेल वो एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, जो वहां से निकलता है एंड देन इट विल एक्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो अगर वो एक्ट नहीं करे या वो कम हो जाए तो ये होती है। तो इस पूरे उसमें ये होता है कि जो इंसुलिन होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता और वो बॉडी में जो सफिशिएंट ग्लूकोज भेजना चाहिए उसको नहीं भेज पाता उसको नहीं भेज पाता, या एक्सेस या डायरेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाँ वो ब्लड में ही रह जाता है। जी जी। तो डॉक्टर मुकुल, ये भी हमने सुना है कि एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक टाइप 1.5 जी के बारे में भी कई बार बात होती है, शायद बहुत सारे व्यूअर्स ने हो सकता है ये नहीं सुना हो। मैं चाहूंगा एक बार आप उसके बारे में भी बताएं व्यूअर्स को। सो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा बॉडी से, बीटा सेल टोटली डिफेक्टिव है, तो वो शुरू से ही होता है। तो फ्रॉम 2 ईयर ऑफ एज सिंस 30 ईयर या इवन कभी कभी ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बन तो रहा है, बीटा सेल्स काम कर रही हैं, बट इंसुलिन में डिफेक्ट है, वो प्रॉपर जाके रिसेप्टर डिफेक्ट हो रहा है या इंसुलिन का खुद का डिफेक्ट हो रहा है और वो प्रॉपरली ग्लूकोज को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहा, तो शुगर्स बढ़ रही हैं। देन एक 1.5 डायबिटीज होती है जो दोनों के बीच में होती है, मतलब इसमें इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट भी होता है और इंसुलिन का एक्शन डिफेक्ट भी होता है। इंसुलिन कम बन रहा है, प्रॉपर बन भी नहीं पा रहा और वो काम भी नहीं कर पा रहा है। सो ऐसी एटिपिकल कंडीशंस को कुछ टेस्ट, अलग से स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनसे डिटेक्ट करा जाता है और पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके डिटेक्ट करा जाता है। इसके अलावा एक और डायबिटीज होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन में है। प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ हार्मोन्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं और उस डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। वो एक डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो प्रेग्नेंट वुमेन में ही होती है और इससे जो प्रेग्नेंट वुमेन है और बेबी दोनों को रिस्क रहता है। सो इस तरह से ब्रॉडली क्लासीफाई हमने इसको टाइप 1, टाइप 2 एंड जीडीएम में करा हुआ है। इसके अलावा बहुत तरीके की डायबिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ अदर हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन है बॉडी के, वो अगर एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंट हो जाए तो हो जाएगी। कुछ ड्रग्स हैं वो डायबिटीज़ करती हैं, कुछ अदर ऑर्गन्स हैं वो डायबिटीज़ करते हैं, कुछ पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ होती है, देन जेनेटिक डायबिटीज़ होती है अलग से जिसको मोनोजेनिक डायबिटीज़ या मोडी कहते हैं। So there are different terms of diabetes, but broadly it is classified in type 1, type 2, and gestational diabetes. राइट। एंड जो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में आपने बात की, ये आपने बताया कि ये ज्यादातर बचपन में ही होती है, या ये कौन सी उम्र में ज्यादा होती है? सो टाइप 1 डायबिटीज जैसे बताया कि बीटा सेल का डिफेक्ट है, यूजुअली 1 ईयर तक नियोनेटल डायबिटीज कहलाती है। दिस इज अ डिफरेंट टर्म जो पोटेशियम रिसेप्टर डिफेक्ट के कारण होती है, लेकिन 1 साल के बाद टाइप 1 डायबिटीज कॉमनली पाई जाती है। यूजुअली 7 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे यूजुअली डायग्नोज होते हैं। इसमें एडमिशंस के थ्रू हमें पता चलता है, हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं, पेशेंट सिक होता है काफ़ी, ऑल्टर सेंसोरियम में आता है या पेट दर्द या उल्टी करके आएगा, बच्चे को भूख नहीं लग रही होगी, बार बार पेशाब करने लगेगा, इन्फेक्शन या वूंड हील नहीं हो रहे होंगे या
यूरिन इन्फेक्शन हो रहा होगा, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं बच्चे। और फिर हम उसके टेस्ट कराते हैं, जो सिंपल टेस्ट हैं, फास्टिंग शुगर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या HbA1c। अगर इनमें से किसी में भी पता चलता है तो देन वी विल लेबल इट एज टाइप 1 डायबिटीज़। उसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को ओके। टाइप 1 डायबिटीज़। रीज़न टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्लासीफाई का ये है कि एक में इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो हम दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, बिकॉज इंसुलिन ही नहीं है बॉडी में। सो हमें बाहर से इंसुलिन देना है, इंजेक्शंस ही लगेंगे उस बच्चे ओके। को, तभी वो ठीक होती है। एंड दिस इज अ लाइफ सेविंग, वो इंसुलिन जो उसके लग रहा है वो लाइफ सेविंग है। सो इसलिए ये टाइप 1 डायबिटीज है। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज है, चूंकि इंसुलिन बन रहा है, सो दवाइयाँ वहाँ जाके काम करती हैं, इंसुलिन पे एक्ट करती हैं, उसके एक्शन को पोटेंशिएट करती हैं और वो ठीक करती हैं, तो यहाँ दवाइयाँ काम कर जाती हैं। ओके। बट लेटर ऑन जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती तो उन पेशेंट्स में भी इंसुलिन की जरूरत होती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज क्या कोई जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है या फिर ये क्या रीजन होता है होने का? टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली जो है उसका कॉज एक नहीं है, मतलब इट्स अ पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। जीन्स एक काम नहीं करते, बहुत सारे जीन्स काम करते हैं। इन एडिशन टू दैट इट्स एन इम्यूनिटी डिसऑर्डर ऑल्सो। बॉडी के अंदर सेल्फ एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो पैनक्रियास को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, and it is an allergic reactions also. It's a combination of disease, a complex mechanism which creates type 1 diabetes. ओके। पर प्रोमिनेंटली जो डायबिटीज की हम बात करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज ही है जी। जो सो अगर हम बात करें नंबर्स पे, सो ऑलमोस्ट 99% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के एंड 1% केसेस टाइप 1 डायबिटीज के। बट रिसेंटली जब आफ्टर दिस कोविड, टाइप 1 डायबिटीज के जो इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस है वो बढ़ गई है, इवन टाइप 2 डायबिटीज की भी बढ़ गई है। ओके। सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, दैट मे बी बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, सिडेंट्री हम ज़्यादा हो गए, घर के अंदर कैद हो गए थे, फिर निकलने में टाइम लगता है, या बच्चों की हैबिट चेंज हो गई। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करते हैं, जिस वजह से ये प्रिवलेंट हो गई है और इंसिडेंस बढ़ गया है डायबिटीज़ का। और कोई ऐसा तरीका है जिसमें टाइप 1 से हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज पे रिसर्च चल रही है, और ऐसा अभी तक कोई तरीका आया नहीं कि जिससे हम प्रिवेंट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज को। टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करा जा सकता है। सो टाइप 2 डायबिटीज अगर आप आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल छोड़ेंगे, टाइप ए लाइफ स्टाइल छोड़ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, एंड यू विल बी रेगुलर ऑन योर डाइट एंड take your sleep normally and eat normally, then you can have a good lifestyle and good glycemic control or sugar control. तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो प्रोमिनेंटली आपकी लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड होती है। This is also multifactorial. Okay. Lifestyle is one of the factor. Then किसी के फैमिली में जनरेशंस में चलती है, so it's a genetic disorder and hereditary disorder also. Then we have environmental pollutions right now. So कई सारे endocrine disruptors हैं, हम पॉलीथीन का यूज करते हैं, so they also have chemicals in it. वो हार्मोन को चेंज करते हैं, they affect beta cell of pancreas also. So they can also cause diabetes. Then the environmental pollutions because of vehicles and all. So there are multifactorial for this type 2 diabetes also. And all of these create the problem. एंड ऐसी कोई स्टडी है कि ये फैक्टर प्रोमिनेंट है डायबिटीज के पीछे या फिर ये कॉम्बिनेशन होता है टिपिकली? सो एक तरह से रिस्क फैक्टर्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। तो जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी या हम इससे कहें ओवरवेट, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस है। या जो पेशेंट्स जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ उनकी मदर को हो रखी है, या पीसीओडी प्रॉब्लम हो रखी है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर्स हैं जैसे ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर जिनके कॉमन है, उनमें ये डायबिटीज़ कॉमन होती है। लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मोर कॉमन, स्मोकिंग मोर कॉमन। सो इवन अगर हम देखें हमारा जो ओरिजिन है Caucasians and we Indians, so यहाँ भी difference है, we are more susceptible to diabetes rather than these other populations. Okay. There are certain hypotheses that says कि हम ज़्यादा susceptible है, so हम डिटेल में नहीं जाएंगे, but it's a clear fact कि हम लोग बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, मिठाई पसंद करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में करते थे, फार्मर्स बहुत मेहनत करते थे,
तब ठीक रहता था। अब वो मेहनत तो खत्म हो गई और ये सारी चीजें जंक फूड्स प्रोसेस फूड्स आ गए, तो इन वजह से डायबिटीज बढ़ने लग गई है। ओके, तो जो आप बता रहे हैं कि मेजरली लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है, ओबीस लोगों ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं वो भी एक फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायबिटीज़ के लिए। इसमें जो आपने बात बोली कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस दैट इज मोर देन मे बी दी अदर कंट्रीज और पीपल ऑफ अदर ओरिजिन, तो वो क्या कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से है या? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इवन अगर हम ओबेसिटी की बात करें, उनका जो ओबेसिटी क्राइटेरिया है, उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 27 कट ऑफ है, हमारे इंडियन का कट ऑफ 25 ही है। सो हमारे थोड़ा सा भी फैट अगर पेट में आएगा, विसरल फैट, वी आर मोर प्रोन टू रिस्क ऑफ डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डायबिटीज वी आर डिस्कसिंग कि उससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए हार्मफुल है। सो अल्टीमेटली ऑल थिंग्स लीड अप टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सो अगर हमारे विसरल फैट ज़्यादा होगा, वी आर मोर प्रोन टू कार्डियो। सो इंडियंस आर 10 ईयर मोर earlier having a heart problem rather than the Caucasian populations and white population. इसी तरीके से आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वी आर कंज्यूमिंग, दे आर नॉट कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट डाइट, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द प्रोटीन डाइट and even non-veg they take more rather than us. Other factors are about the physical lifestyle and the education. Proper education is not there. So क्या करना है क्या नहीं करना आगे चल के वो हमें नहीं पता। एंड द थिंग इज कि एडिक्शन प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, स्मोकिंग, newer drugs, cocaine, and these they are our adult population are consuming more and more. So all of these factors they are telling us that we are more prone to diabetes, and that's why India is the diabetic capital of the world. So now the data says that almost we have, like you say, 10 crores people who have a diabetic, and almost double of them they are pre-diabetes. ओके, And इनमें से कई लोग हैं जो चेक ही नहीं कराते। सो वी आर ओनली सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे तो कितना है वो पता ही नहीं है। ये चीज हो रही है। सो इसके लिए डेफिनेटली हमें प्रॉपरली टेस्ट कराना है शुगर्स का, कब कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो अभी आपने बात की कि जो लोग, जिन लोगों का लाइफस्टाइल बेटर है या जिनका खान पान अच्छा है, उनको डायबिटीज होने की संभावना कम है। एक चीज और समझना चाह रहा था कि रूरल एरिया में मेरा मानना यह है कि लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। वहाँ पोल्यूशन इंड्यूस फैक्टर्स भी कम हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल भी बेटर है, मे बी वो लोग शायद उनका फिजिकल जो वर्क है वो भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसा है कि इंडिया में रूरल और अर्बन में स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है? सो इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन में अराउंड 4 to 8% है। सो ये स्टडी कंडक्ट हुई थी ICMR 2011 में। सो इट्स अ पायलट स्टडी, कुछ रूरल एरियाज लिए थे, सराउंडिंग एरियाज, एंड इट ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्स होल ऑफ द इंडिया। सो 11 cities थे। So they found out कि urban population the prevalence is 8 to 12% and rural 4 to 8%. And reason probably are varied. So like you say, pollution is there or activity is there. So they are doing moderate to intense exercises and physical activity daily on a daily basis. And even they do not have a this processed food and all these things that we consume routinely in the city life. So these are all the things that leads to the difference between the incidence and prevalence of this. Okay. So अब मैं बात करना चाहूँगा कि सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है कि ये साइलेंटली आ जाती है बॉडी में और कब फैल जाती है पता नहीं चलता है। आपसे एक बार समझना चाहूँगा कि इसके क्या वो सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें डायबिटीज होने वाली है या हो गई है? सो अगर सिम्टम्स की बात करें तो केवल 1/3 सब्जेक्ट हैं जो जिनमें सिम्टम्स आते हैं,
ओके। सो 2/3 ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं आते। सो ये पता लगाना ज़रूरी है कि किन लोगों को शुगर टेस्ट कराएं, क्योंकि इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सिम्टम्स पहले मैं लेता हूँ। तो सिम्टम्स में है कि बार बार भूख लगना या प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, इन्फेक्शंस जो हील नहीं हो रहे होते, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शंस होना, तो रिकरेंट हो रहे होते हैं। जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाना, खुजली होना जेनेटल एरियाज में। इसके अलावा ब्लरिंग ऑफ विजन, बहुत धुंधलापन जो आंखों में बहुत कंप्लेन है, और पैर जो झंझनाहट करते हैं या सुन्न हो जाते हैं, ये कंप्लेन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की रहती है, या थकान रहती है बॉडी में सुबह से शाम तक। तो उन पेशेंट्स को तो शुगर चेक करनी ही चाहिए। और जैसे हम यूरिन करते हैं तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं यूरिन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 1/3 सब्जेक्ट में मिलेंगी। सो व्हाट अबाउट रेस्ट 2/3? सो 2/3 में क्या है कि आपको रिस्क फैक्टर देखने हैं। जिनके रिस्क है दे हैव टू चेक द ब्लड शुगर। ओके। सो लाइक आई से कि ओवरवेट और ओबीस, इनमें चेक करना है। जिनके ब्लड प्रेशर है उनमें चेक करना है। जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल करते हैं उनमें, जब बच्चे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी है उनको चेक करने की ज़रूरत है। या जिसके मदर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, उनको चेक करने की ज़रूरत है। या जिनके थायराइड प्रॉब्लम है उनमें भी शुगर्स चेक करने की ज़रूरत है। सो ये, या फिर आपकी एज रिलेटेड। ओके। 45 ईयर्स से आप ऊपर हैं तो यू शुड चेक योर ब्लड शुगर। अगर नॉर्मल आ रहा है तो एटलीस्ट एवरी 3 ईयर यू हैव टू चेक। अगर यू हैव अ रिस्क फैक्टर, जैसे ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, तो एनुअली यू हैव टू चेक शुगर। ओके। एंड अगर आपकी रिस्क फैक्टर्स हैं तो किस एज में आपको चेक करना चाहिए? 40 or more than 40. For Indians, 35 and more than 35. So there is a difference between these population, and most of the guidelines they are coming from over America or either Europe. So, but if we get into Indian guidelines, they all say that you have to start early. So पर आजकल हमने सुना है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है उसका यूथ में प्रेवलेंस भी बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ इंसिडेंट्स हैं even type 1 diabetes का भी बढ़ता जा रहा है। ओके। So reason being वही pollutions, endocrine disruptors, using more of the polythenes and all these things, using processed food, जो बिस्किट, बर्गर, चीनी से बनी हुई चीज़ें, ये सब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, so they are all creating havoc in our life. ओके। तो जो 30 साल के लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको कब चिंता करनी चाहिए या कब उनको कोई टेस्ट कराना चाहिए, कब उनको कोई चेकअप कराना चाहिए, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्योंकि आपने 35 साल के ऊपर वालों को तो बता दिया कि आपको रिकमेंडेड है, पर ऐसे बहुत सारे अब केसेस आ रहे हैं जो 35 से नीचे वाले भी लोग हैं। So अब ऐसे केस हमारे देखने में आ रहे हैं। प्यूबर्टी जब एज होती है, जब चाइल्डहुड से और एडल्टहुड में जा रहे होते हैं बच्चे, उस दौरान भी कुछ को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, कुछ। सो जिन बच्चे जो ओवरवेट है या ओबीस हैं, जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, जिनको अकैंथोसिस हो गई। अकैंथोसिस एक क्लिनिकल साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। काली गर्दन जिसे कहते हैं, ब्लैक जो क्रीजेस होती हैं गर्दन में, दिस इज साइन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। उन पेशेंट्स में ओबेसिटी में, या जिनमें ब्लड प्रेशर है या मदर को जीडीएम हुई है, उसमें तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी आपको करना है। तो 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर में भी एक बार चेक कराने की जरूरत है, जो ओबेस एंड ओवरवेट है या जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं। रही बात बाकी तो कुछ हमारे हैबिट्स जो हैं, जैसे आजकल बच्चे स्मोकिंग भी करने लग गए हैं। अगर ये कर रहे हैं तो chances of this risk of diabetes, blood pressure and heart disease, they are more with this smoking. So inculcate good habits in children starting from very early of the life, that will prevent the diabetes. Even the concept जो भी 2024 का है, this is regarding breaking barrier and bridging gap. So this is all part of the education, diabetic education. So बच्चों में अवेयरनेस स्कूल से आएगी। स्कूल में अगर हम कुछ चीज़ सिखाएं अच्छी, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में,
एंड कंट्रोल योर वेट, हम्म। ये चीज़ें अगर स्कूल से आएंगी तो ये ब्रॉड इम्पैक्ट डालेंगी पॉपुलेशन पे एंड इंसिडेंस प्रिवलेंस को ये कम कर सकती है। लाइफस्टाइल की जब अपन बात करते हैं और इसमें आपको क्या लगता है, आपने कुछ फैक्टर्स पे टच बेस किया जैसे कि अल्कोहल, टोबैको या फिर खाना जो है वो प्रोसेस्ड फूड खाना, तो आज की जनरेशन और आज के हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें तो ये सब बहुत एक पार्ट बन चुके हैं। खासकर प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो एवरी डे एवरीवन इज कंज्यूमिंग सम पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि कोई पर्सन है वो अपना फूड भी एंजॉय कर पाए पर साथ के साथ इन रिस्क से भी बच पाए जो कि इसके साथ में आते हैं? क्या मॉडरेशन में खा सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। सो अगर प्रोसेस फूड की बात करी जाए तो स्ट्रिक्टली नो नो, बेटर है कि ये हम चीज़ शुरुआत से डालें बच्चों में। तो अगर शुरुआत से डालेंगे तो वो खुद ही मना कर देंगे अल्टीमेटली। और हम शुरुआत से क्या डालते हैं कि बिस्कुट ले ले, चाय के साथ ये ले ले, कुछ स्नैक्स हो जाए, सो अल्टीमेटली वो बच्चे की हैबिट में आता है एंड ही विल लैंड इन प्रॉब्लम। सो हैबिट डेवलपिंग पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली। और जो प्रोसेस फूड की बात है तो प्रोसेस फूड इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ केमिकल्स इन इट, तो ये अवॉइड करना है। इसके बजाय फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स, इवन यू कैन हैव एंजॉय एनी फ्रूट्स यू लाइक। इन डायबिटिक पेशेंट्स यू कैन एंजॉय एनी फ्रूट if your blood sugars are normal with that. So it all depends upon your portion size as well as depending upon the glycemic load of the food that you eat. So even you can enjoy the pizza also if it is properly made with lot of vegetables in it and all these things. So that will reduce the glycemic load of the pizza. So you can have a food, a good quality food, a healthy diet, and with even good spices. But that should be fresh and full of fiber. ओके, पर ये जैसे वंस इन अ वाइल वाला जो एक कंसेप्ट है कि हफ्ते में एक बार तो बाहर खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, 15 दिन में अगर एक बार अल्कोहल पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो मैं आपसे समझ पाऊंगा कि कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, मतलब मॉडरेशन। हाँ, regarding alcohol, if we talk about even a 1 pint of alcohol can cause pancreatitis. Okay. Even. So alcohol maybe in a small quantity, like our this US part and these they say it's helpful for maintaining the HDL cholesterol and all these things. So their criteria of alcohol intake, because it is their part of culture and community. So, but it's not part of our culture. We should consume alcohol in routine day-to-day life. And there's difference also. Alcohol के लिए जो allow part करा गया है US में as per guidelines, वो 60 ml per day for men and 30 ml per day for women. It's 40% alcohol. And if you talk about the Indian subject, even 30 ml is harmful for men. So in Indian it's different. 30 ml for men and 20 ml for women. You can take, but ऐसा होता नहीं है. Once in a while when they are consuming, they take a lot of it, and it's get problem. Okay. Because it directly affects your liver. So it affects your liver, then it will affect your glucose metabolism, lipid metabolism, and fat metabolism, and ultimately it will land in problems, and it will create your metabolic problems. So what you're saying is कि don't compare yourself with your Western counterparts, because the genetic susceptibility is completely different. All the things are different. All the things are different, and their lifestyle, their the temperature they're living in or the culture they're living in is different as compared to ours. Yeah. So we have to accordingly modify our lifestyle. So we should accept our culture only. We should not बेसिकली वहाँ का कल्चर को क्यों अडेप्ट करना है? हमारा कल्चर वैसे ही अच्छा है, इवन हमारा फूड भी अच्छा है उनसे, तो वी शुड ईट आवर फूड, फुल ऑफ ग्रेन, फुल ऑफ होल ग्रेन, फुल ऑफ फाइबर्स,
खूब सारी सब्जी, सलाद, फल, अंकुरित चीजें, नट्स, खूब सारे सभी चीज कंज्यूम करते हैं. So it's all proper. Even rice and dal is a good food. If you take a moderate amount of rice along with a dal, full of dal, and eat it, it's a proper meal. So खाते हैं लोग. And even if you look at south part or east part and in Kashmir, they all eat this type of food only. Even in our populations also we consume this, although we eat more of the wheat, breads and all these things. But along with that we eat a lot of fiber and fruits also and salad also, and that is a complete diet for us. So meaning to say that if we eat our own diet and own made diet, that is fruitful for us rather than going for processed food and all this. Although it's not a thing कि आजकल बच्चे बाहर जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता बनाने के लिए, but it's better if they know how to cook food, or even not that, then they can have a raw food, raw fresh vegetables and fibers and a balanced diet. That's all. That's the thing. So only question I will get is कि the balanced diet does not have that element of enjoyment that people would want to have, कि मैं बाहर खा पाऊँ pizza या burger या all of those things that typically is a part of our social life, उसको कैसे avoid करें या फिर उसको. So regarding pizza, we have a talk कि you can enjoy your pizza. Pizza is just a base, and then you have to give the toppings. So you have to change your toppings. Just like that, you have to make your pizza delicious with a lot of herbs and fibers and vegetables. So you can enjoy any food you like. You can have a fruit also anytime, even mangoes, bananas you can have, but your glycemic level should be okay. Sugars normal होनी चाहिए आपकी अगर आप वो fruit खा रहे हो तो. So it all depends on portion size. You can have one slice of mango and one apple. It's both equal. Okay. One slice of mango and one apple, they will increase your sugar equally. So शुगर अगर नहीं बढ़ रही है तो आप मैंगो भी एंजॉय कर सकते हैं. जैसा कि लोग बोलते हैं हम मैंगो नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है, खा सकते हैं, बट आपकी शुगर नहीं बढ़ना चाहिए. So keys to have the right balance. And do you think ये body to body differ करता है कि मेरी body में मैं अगर कुछ खाऊंगा तो उसका शुगर लेवल अलग तरीके से रेज होगा और आपकी में अलग होगा? Definitely. All bodies are different, and even in our type 2 diabetes management also, all individuals are differently managed. मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको जो टैबलेट दी वो मैं इनको भी दूंगा या ये टैबलेट मैं इनको भी दे सकता हूँ. ये भी मिसकंसेप्शन है कि वो आपकी दवा चल रही थी, मैंने भी ले ली थी, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि every body is different and every body's metabolism is different. Some has slow metabolism and some has fast metabolism. कुछ को थोड़ी सी भी दवा की जरूरत नहीं होती. They can easily control the sugar by only exercise, running and diet. But कुछ लोगों को टैबलेट की जरूरत होती है और वो एक्सरसाइज और उससे भी नहीं कंट्रोल होती. So there are lot of variations. So ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं. हाँ, तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है. रीजन बीइंग इट्स ऑल रिलेटेड टू हार्मोन्स इन द बॉडी. सो मॉर्निंग में 5 o'clock से 9 o'clock 10 o'clock तक आपकी बॉडी में हार्मोन सबसे ज़्यादा रहते हैं. सो हार्मोन कौन से? जो आपके लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं, कॉर्टिजोल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सिम्पैथेटिक हार्मोन, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. तो उस समय आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा हाई रहता है, तो आपका खाना जल्दी पचेगा. तो ब्रेकफास्ट आप हैवी करिए, उसको लाइट मत करें, या ब्रेकफास्ट करना ही करना है जिससे कि आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा. देन इट विल डाइजेस्ट इजीली एंड यू विल गेट लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. रात को मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. एंड आवर हैबिट इज कि हम रात को डाइट जो है डिनर बहुत हैवी करते हैं, मॉर्निंग वाला स्किप कर देते हैं, या वी ईट इरेगुलरली. दैट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम. सो इरेगुलर ईटिंग से, खाने से अंदर जो बॉडी का इंसुलिन है वो सिक्रीट होता रहता है. बॉडी इंसुलिन बनाती रहती है जब भी हम कुछ खाते हैं. तो जब हम ज़्यादा बार खाएंगे, 8-10 बार खाएंगे, तो वो इंसुलिन कभी भी कम नहीं होगा, बॉडी में बनता रहेगा एंड अल्टीमेटली लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. वो काम करना बंद कर देता है. सो बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है. बीच में आप रेस्ट दीजिए,
फास्टिंग बीच में बॉडी कर सकती है, उसको करने दीजिए एंड इट विल मेंटेन योर मेटाबॉलिज्म टू द नॉर्मल। कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि चलते रहते हैं, जैसे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिससे जो कहते हैं कुछ थ्योरीज हैं कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, प्लस वेट लूज के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ कीटो डाइट के बारे में हमने बात सुना है, या और भी ऐसी बहुत अलग अलग तरीके की डाइट्स हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि ये इफेक्टिव हैं या ये ठीक हैं। So different diets are now available. Like you say, keto diets is there, Atkins diet is there, Mediterranean diet is there. So सब डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना है। Okay. द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। सो मैं अपने पेशेंट्स को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप ये वाला डाइट लो या ये डाइट लो। मैं जो बोलता हूँ वो ये है, सिंपली आप अपने जैसे 2 ब्रेड खा रहे हो सुबह, 2 शाम को या 2 रात को, आधी आधी कम कर दो। You reduce your calorie intake, but you have to take minerals, vitamins and all these things. So increase your fruit intake, fiber intake, protein intake, उसको आप बढ़ा दो, fat and carbohydrate intake कम कर दो। ठीक है, you can have fat also, घी जरूरी है खाना, लेकिन वो एक लेयर में लगा के खा सकते हो, खूब सारे डले डाल के नहीं खाना है घी को। सलाद ज़्यादा खाओ। आप जो आधी आधी रोटी कम करिए, उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करना है। अगर आप वो नहीं करोगे, then ultimately you end up eating something else. वो आप कुछ ना कुछ बीच में खाते रहोगे, स्नैक्स के रूप में या चाय के साथ खा लोगे। सो यू हैव टू रिप्लेस योर रेस्ट्रिक्टेड, जो यू हैव कट डाउन योर रोटी विद द सलाद एंड फ्रूट्स, Okay. and that will maintain your even every sugar level as well as the weight. Okay. Regarding keto diet, you say, so keto diet is when you are eating very less of carbohydrate and moderate amount of protein and moderate amount of fat. That's the keto diet concept. But keto diet mein weight reduction is there. Ultimately you have a loss of vitamins, loss of minerals, and sometimes there are problem of lot of nausea and vomiting. डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ टैबलेट्स होती हैं जैसे SGLT2 इनहिबिटर, वो खुद कीटोसिस करते हैं। कीटोसिस एंड यू टेक कीटोडिक डाइट, अल्टीमेटली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड यू लैंड अप इन अ हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रबल। सो इसको हम यूग्लाइसेमिक डीके कहते हैं। ग्लूकोज नॉर्मल है आपका, लेकिन अल्टीमेटली कीटोन्स आ गए बॉडी में। कीटोन्स एडवर्स इफेक्ट डालते हैं बॉडी के, कुछ हार्मफुल भी इफेक्ट डालते हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं, बट अल्टीमेटली वो हार्म करते हैं। सो अवॉइड कीटो डाइट एंड ऑल द डाइट, जस्ट डू सिंपली व्हाटएवर यू लाइक एंड यू कैन डू इजीली आल्सो। आपको वो चीज करनी है जो आप रूटीन लाइफ स्टाइल में कर सको। आपको वो चीज नहीं करनी जो आप 2 महीने करोगे और फिर बंद कर दी। Right. यू गो फॉर कीटो डाइट, यू स्टार्ट विद एंड यू विल फिनिश अप इन 3 मंथ्स ओनली। बट मैं जो चाह रहा हूँ वो है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में ले आओ उस चीज को। So eat lot of fruits, lot of fibers in this, और वो डेली खाने हैं, हमें स्किप ही नहीं करने। Go That's for the thing. sustainable solutions. Go for sustainable solution. Go for brisk walk daily, at least in a week, 5 days a week. Walking will help. everyone. 100% it will help. So it will boost your metabolism. It will increase your enzymes level, and definitely it will increase the insulin receptor and control your sugar also as well as your weight also. So ये तो हमने बात की प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारी। जी। अब एक बार डायबिटीज हो गई आपको, तो 2 लेवल्स की आपने बात की थी, एक था प्री डायबिटिक और एक था डायबिटिक। दोनों ही लेवल्स के बारे में समझना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या वो प्री डायबिटिक स्टेज होती है, जी। डायबिटिक कब हो जाते हैं पर्सन, और उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है डायबिटीज़ का वो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। सो बात हुई थी प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। सो डिफरेंस क्या है? प्री डायबिटीज अर्लियर स्टेज है जिसमें यही प्रोग्रेस होती है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। सो अगर हम लाइफ स्टाइल चेंजेस इस स्टेज में करेंगे, एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली या 10,000 स्टेप अगर आप पूरे दिन में कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। एंड अलॉन्ग विद इट डाइट, प्रॉपरली डाइट, जैसे हमने बात करी बैलेंस डाइट की, सो इट विल रिवर्स। Patient will go in remission and ultimately it will be in remission when you follow this type of diet and lifestyle.
प्री डायबिटीज कहते किसको है? जब आपकी ब्लड शुगर आपने रैंडमली चेक करा और 140 से 200 के बीच में, 140 से बिलो है, यू आर नॉट डायबिटिक। दिस इज रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, जैसे भूखे पेट 8 घंटे का फास्ट हमने करा, और अगर ब्लड शुगर आ रही है आपकी 101 से 125 तक, 100 से 125, इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। 141 से 200 अगर खाने के 2 घंटे बाद है, तो इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। सो अगर ये लेवल आ रहे हैं, आपका ये लेवल रिवर्स हो सकता है प्रॉपरली विदाउट एनी मेडिसिन। देयर आर सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो, 2-3 मेडिसिन हैं जो हम प्री डायबिटीज में देते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है एंड प्री डायबिटीज को कंट्रोल करती है, वो भी देते हैं, बट इन्हीं से 80% का कंट्रोल हो जाता है प्री डायबिटीज। अच्छा, प्री डायबिटीज की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी को प्री डायबिटीज है तो उसको पोस्ट पेंडल शुगर ज़्यादा होता है, खाने के बाद वाला शुगर बढ़ा हुआ होता है। खाने के बाद वाला शुगर हार्ट प्रॉब्लम्स करता है। उनको ज़्यादा रिस्क होती है हार्ट की और ब्रेन स्ट्रोक्स की, rather देन जिनका फास्टिंग बड़ा होता है। सो इसलिए प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल करना जरूरी है, और उस स्टेज में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। सो प्री डायबिटीज इज अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज विच कैन बी रिवर्स्ड, बट वंस इट लैंड अप इन टाइप 2 डायबिटीज, देन द रिवर्सल इज डिफिकल्ट। इट कैन बी रिवर्स एट दैट टाइम ऑल्सो, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको दवाई की जरूरत पड़ने लगेगी। तो आपके सामने केसेस आते हैं जहाँ पे डायबिटिक होके रिवर्स हो जाती है? हाँ, सो डायबिटिक रिवर्स हो जाती है, और ऐसे मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी रिवर्स हुई है, एंड दे आर विदाउट मेडिसिन या फिर विदाउट मेडिसिन आल्सो। वी हैव स्टार्टेड द मेडिसिन इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड कई पेशेंट्स के तो मेडिसिन चालू करने के बाद आधी करी एंड देन स्टॉप। क्योंकि उनको मोटिवेशन मिल गया, एक बार उन्होंने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी चालू करी, उनका शुगर कंट्रोल हुआ, दवाई हमने आधी कर दी, तो वो itself get motivated कि नहीं मैं तो गायब करके ही दिखाऊंगा, and they do it, they do it also। so ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनकी रिवर्स हुई है, और उनको अब कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है, and they are doing fine with diet as well as their physical activity also। सो डायबिटीज हो जाए तो घबराना नहीं है जी, डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर बोले मेडिसिन और वो सब चीज़ लेनी है, और साथ के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छे से रखना है, अपना डाइट अच्छे से रखना है, और हो सकता है आपकी जो ये कंडीशन है ये रिवर्स भी हो सकती है। जी, स्पेशली उनमें रिवर्स होती है जिनके रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, अभी पता चली है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेडिसिन 1 या 2 ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। सो जिनके डायबिटीज़ को 5 साल हुए, उनमें 100% है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, उन्होंने अनकंट्रोल रखी है, शुरुआत के 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायबिटीज में, उसमें अगर अनकंट्रोल रखी है, लाइकली चांसेस हैं कि वो फर्दर प्रोग्रेस कर जाएगी, रिवर्स नहीं होगी। तो जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना अच्छा है। जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना अच्छा है, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लोगे उतना अच्छा है। आपने ट्रीटमेंट 1 साल डिले करा, आपके बीटा सेल्स अडेप्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, वो फिर आपको रिवर्स नहीं होने देंगे डायबिटीज को। एज का भी फैक्टर होता है कि अर्ली एज में तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं? नहीं, एज थोड़ा डिफरेंट है। अगर जिसको यंग एज में डायबिटीज है, उनका रिवर्सल हो जाता है, बट दे रैपिडली प्रोग्रेस क्योंकि उनको चेंजेस हैं सडनली होते हैं अचानक से, एंड उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जल्दी पड़ती है। फिर यहाँ उल्टा है इस केस में। बट अगर वो उस स्टेज में जब डायग्नोज हुआ है, विद इन 1 ईयर अगर अच्छा कंट्रोल कर लें, सो जो प्रोग्रेशन टू इंसुलिन है वो और डिलेड हो जाता है। तो जिसको 1 साल या 2 साल में इंसुलिन की जरूरत है, वो 10 साल 20 साल तक दवाइयों पे रह सकता है। तो ऐसा है कि जिसको डायबिटीज होती है उसको इंसुलिन की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो केवल सिंपल मेटफॉर्मिन पर हैं, 40 साल से मेटफॉर्मिन पे हैं, दे आर डूइंग फाइन। वो क्या फैक्टर्स होते हैं कि वो इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं सिर्फ दवाइयों से? They are doing regularly diet या yoga या lifestyle, and they are taking simple meals. That's the main thing that I have seen in all the subjects. अधिकतर पेशेंट में ये देखा है कि उन्होंने अपनी लाइट एंड लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखी, एंड दे फॉलो द एडवाइस प्रॉपरली, एंड दे आर डूइंग फाइन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। नो न्यूरोपैथी, नो रेटाइनोपैथी, नो आई कॉम्प्लिकेशन, पैर बिल्कुल नॉर्मल हैं, आइज, किडनी, सब कुछ नॉर्मल।
तो ये आपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, कुछ केसेस होते हैं जो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, मतलब डायबिटीज़ चालू तो ये एक पैनक्रियाज वाले ऑर्गन से होती है और आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा चले जाता है, पर ये और कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसे वर्स क्यों हो जाती है चीज़, या दूसरे ऑर्गन्स बॉडी के उनको क्यों इम्पैक्ट करने लग जाती है, इसके बारे में एक बार आप लाइक हमने देखा कि हम इतना सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोज बढ़ना है ये प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं, है ना? कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे न्यूरोपैथी हो जाना, नर्व्स जल्दी अफेक्ट करती हैं, माइक्रोवेसल्स जल्दी अफेक्ट होती हैं। माइक्रोवेसल्स होती हैं आँखों में, किडनी में और पैरों की नसों में, न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं। और मैक्रोवेसल्स होती हैं हमारी हार्ट में और ब्रेन में और पैर में। पैरों की जो वेसल्स बड़ी वाली होती हैं वो मैक्रोवेसल्स कहलाती हैं। सो मैक्रोवेसल्स वाला प्रॉब्लम्स हैं वो तो टाइम लेता है ना। अब पेशेंट्स अगर 4-5 साल तक शुगर्स गड़बड़ हैं बिल्कुल ही, तो उनको वो प्रॉब्लम भी हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम एंड स्ट्रोक प्रॉब्लम। ओके और ये जो आई प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, ये थोड़ी सी शुगर से हो जाती है अनकंट्रोल से, विद इन 1 ईयर हो जाएगी। ओके सो विद इन 1 ईयर जो शुरू का फर्स्ट ईयर है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। वही लोग सोचते क्या है, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं कि सर हम मेडिसिन नहीं लेंगे, हम केवल डाइट एंड लाइफ स्टाइल करेंगे और शुगर कंट्रोल करेंगे, तो आप हमें मेडिसिन मत लिखना। और मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप शुरू के 1 ईयर अच्छा ध्यान रखोगे तो आपकी दवाई बंद हो जाएगी और वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगी, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगी। तो आप अभी शुरू में स्ट्रिक्टली शुगर कंट्रोल करो, टैबलेट पे आओ, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसे एडवाइस फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी दवाई बंद हो जाएगी एंड आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो जो 1 ईयर पीरियड है उसमें अगर हम कंट्रोल करते हैं अच्छे से तो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते एंड चांसेस ऑफ रिवर्सल भी ज़्यादा होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि शुगर एक बार हो गया है या डायबिटीज हो गया तो शुगर बॉडी में नहीं बढ़ने देना है आपको, जी चाहे आप मेडिसिन लें और उसको फिर कॉम्प्लीमेंट करें अपने अच्छे लाइफस्टाइल फूड से, बट इन एनी केस शुगर बढ़ा तो आपके दूसरे ऑर्गन्स बॉडी डेफिनेटली पार्ट्स पे जाएंगे इम्पैक्ट आ सकता है। एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि किसी के 7 HbA1c है, किसी का 8 HbA1c है, 7 को भी कॉम्प्लिकेशन होंगे और 8 को भी होंगे, बट 7 को कम होंगे। सो जो क्राइटेरिया बनाया कि 6.5 HbA1c से ऊपर डायबिटीज़ कहते हैं, वो इसलिए बनाया है कि 6.5 के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ती है कॉम्प्लिकेशन रेट। होती 5 HbA1c में भी कॉम्प्लिकेशन है, 6 पे भी है, बट 6.5 के बाद 1 का 2 टाइम्स, 2 का 4 टाइम, 4 का 8 टाइम ऐसे बढ़ता है rather than going straight। और जो ये डैमेज होता है दूसरे ऑर्गन्स में, ये ठीक हो सकता है ये, या ये भी इरिवर्सिबल स्टेट में हो जाता है? कुछ कॉम्प्लिकेशन है जैसा माइक्रोवेसल्स में होते हैं, किडनी वाले जो डैमेज होते हैं या आपके न्यूरोपैथी वाले डैमेज होते हैं, ये रिवर्सिबल हो जाते हैं। ये अगर हम अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लें तो ये कम्प्लीटली रिवर्स हो सकते हैं। जैसे किडनी में सबसे पहले चेंजेस आते हैं, यूरिन में प्रोटीन निकालना, माइक्रो एल्बुमिन निकालना, तो वो रिवर्स हो जाएगा पूरा, आपकी किडनी नॉर्मल हो जाएगी। न्यूरोपैथी में जो चेंजेस हैं, सुन्न हो जाते हैं, पैरों में जलन होती है, वो ठीक हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। माइलिन शीथ रीजनरेट कर जाती है शुरू में। सो ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं जैसे ब्लड वेसल्स, बिग वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस, इट्स अ कंटिन्यूस एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो शुगर अगर अनकंट्रोल रहेगा वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, अल्टीमेटली वो वेसल्स को अफेक्ट करेगा, आपके हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से। ओके ओके, एक बार मैं इस सब्जेक्ट पे भी टच करना चाहूँगा कि इंसुलिन जो है, ये जैसे ही किसी की चालू होती है वो ये सोचते हैं अब तो मेरी जो लाइफ है अब वो कैसे होगी, मतलब लॉट ऑफ पेशेंट गिव होप कि ये डायबिटीज एकदम थोड़ा एक एक्सट्रीम एंड पे चला गया है। इंसुलिन बेसिकली क्यों चाहिए होता है बॉडी में, और उसमें भी जैसे मेरे एक अंकल हैं तो वो शायद दिन में 3 या 4 बार उनको एक इंसुलिन लेना पड़ता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हर पेशेंट के साथ सेम रहती है या कम ज़्यादा होती है, इसके बारे में एक बार हम समझना चाहेंगे। इंसुलिन जो बॉडी में बनता है, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, जब भी हम कुछ खाएंगे इंसुलिन का लेवल का पीक आता है, तो वो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए पीक आता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन बॉडी में जाना चाहिए।
तो शुरुआत में जो दवाई है उस पीक को कंट्रोल कर लेती हैं, लेटर ऑन दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तब वो दवाई से कंट्रोल नहीं होगा, वो इंसुलिन लेने से ही कंट्रोल होगा वो पीक। तो हम 3 बार खाना खाते हैं या 2 बार खाते हैं, तो हमें 2 बार वो इंजेक्शन की ज़रूरत है या 3 बार वो इंजेक्शन की ज़रूरत है। एक इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो 24 घंटे एक नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होता रहता है बॉडी में, जो नॉर्मल शुगर के फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए। उसके लिए अलग से इंजेक्शन दिया जाता है, जो रात को 10 बजे या सुबह 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल मिला के पेशेंट्स के 3-4 इंजेक्शन हो जाते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ओके जिनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उनके शुगर कंट्रोल के लिए हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन देते हैं, इसलिए वो 3 to 4 प्रिक्स होते हैं उनके। ओके उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इंसुलिन पंप लगाएं। ओके तो इंसुलिन पंप इज ए न्यूअर टेक्निक। एक डिवाइस होता है, स्मॉल डिवाइस, यूजुअली उन पेशेंट्स में जो इंसुलिन डिपेंडेंट में, वो कंटिन्यूसली डिलीवर करता रहता है। एंड उसमें ऑटोमेटेड मैकेनिज्म्स डाल दिए हैं टेक्नोलॉजी में हमने, कि खाने के बाद अपने आप डिलीवर कर देगा, जस्ट वी हैव टू डू द सेटिंग वंस। उसके बाद अपने आप वो खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल कर लेगा, अपने आप बेसल इंसुलिन को कंट्रोल कर लेगा। तो वो आप इंसुलिन पंप यूज कर सकते हो, जो पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। ओके तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में 10% ही इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 डायबिटीज में हर एक इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन पंप टाइप 1 डायबिटीज में या फिर टाइप 2 डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनमें यूज कर सकते हैं। उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो डायबिटीज़ जब हो जाती है तो ये तो बहुत एक कॉमन बात है कि चीनी से दूरी रखने की ज़रूरत है, शुगर से आपको जी। नहीं करना है। पर कुछ मार्केट में अलग अलग तरीके की शुगर भी आती है। मैं समझना चाहूँगा कि क्या ऐसी कोई शुगर भी है जो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, जैसे स्टीविया या अलग अलग फॉर्म में वो शुगर आती है? जी। सो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की। सो लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर आर देयर जो शुगर को कंपेंसेट करते हैं, ओके बट दे आर डूइंग मोर हार्म देन शुगर इटसेल्फ। अब हार्म कैसे करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे सैकरीन हो गया या अपने सुक्रालोज हो गया, दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मिठाई में भी डालते हैं और बच्चों की च्युइंग गम्स और इनमें डालते हैं। सो इनका जो शुगर कंटेंट है, दिस इज 10,000 टाइम्स मोर देन द एक्चुअल शुगर। ओके सो ब्रेन को स्टिमुलस जाता है कि हमने कुछ मीठा खा लिया है, वो उसको उसी तरह से देखता है। अल्टीमेटली वो पेशेंट को लाइकिंग हो जाती है उस चीज़ की, एंड इट अल्टर योर गट माइक्रोबायोटा, इट अल्टर्स योर प्रोफाइल, और वो ईटिंग ज़्यादा होने के कारण मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। वंस यू गेन वेट, डायबिटीज़ और बढ़ जाएगी आपकी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर एक तरह से कर्स है, ठीक है। that should be totally avoided. But there are some artificial sweetener like plant sweeteners are there, that you talk about, stevia is there. So stevia एक plant से बनता है, so वो हम जिसको जरूरत है कभी कभार ले सकता है, but ultimately उसको भी कम से कम यूज करें। ओके और जो नेचुरल फॉर्म में जो शुगर जैसे फ्रूट्स में और इनमें मिलते हैं वो सो ईच एंड एवरी शुगर, आप कुछ भी खा रहे हो फ्रूट्स है ना, तो जैसे आप लो ग्रेप्स लो या कोई भी और दूसरे फ्रूट, फ्रक्टोज होती है, इट अल्टीमेटली चेंज टू ग्लूकोज इन द बॉडी। सो वो शुगर तो बढ़ाएगी, अब कितना बढ़ा रही है डिपेंड्स अपॉन द फाइबर कंटेंट ऑफ द फ्रूट। ओके सो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया या पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इनको खाने से शुगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बट कुछ फ्रूट्स हैं जैसे सेब या पपाया हो गया, इनका इतना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर बढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा। ओके सो मॉडरेट अमाउंट में आप फ्रूट्स खा सकते हैं एंड यू हैव एन एक्चुअल नॉर्मल शुगर। सो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो डायबिटीज़ से एसोसिएटेड हैं। एक मिथ जैसे कि चीनी खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी,
अब वो मिथ है या उसमें भी कुछ सच्चाई है, और ऐसे और भी मिथ्स मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए डीबंक करें कि डायबिटीज से एसोसिएटेड मिथ्स क्या क्या हैं और उसमें एक्चुअली ट्रुथ क्या है। तो चीनी खाने से शुगर होती नहीं है, हाँ, डायबिटीज होती नहीं है चीनी खाने से, लेकिन चीनी अगर हम रेगुलर खाएंगे तो चांसेस ऑफ डायबिटीज ज़्यादा है। ओके। ठीक है, तो मतलब कोई चीनी खा रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि डायबिटीज हो जाएगी। मैं अगर 100 ग्राम शुगर भी खा लूँ तो भी मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। सो अल्टीमेटली लेकिन जब हम रोज खाएंगे सो रोज बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होगा एंड देन कुछ दिन बाद वो इंसुलिन रेस्पॉन्ड करना बंद करेगा। Ultimately, then you will land in diabetes or maybe obesity because of extra calorie you are consuming. So कभी कभार अगर आप शुगर खा रहे हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ की नहीं कर रहा हूँ, तो ले सकते हैं, उससे डायबिटीज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ करें कि ये खाने की जरूरत ही नहीं पड़े तो इट्स बेटर फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। ओवरऑल कोई भी है तो चीनी तो किसी को भी कम से कम ही खानी कम चाहिए। से कम ही खानी चाहिए क्योंकि ये चीनी हमने बनाई है। हाँ, ये भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने तो फ्रूट्स बनाए थे, शुगर केन बनाया था, शुगर केन में से हमने निकाल दी चीनी एंड वी आर कंज्यूमिंग इट इन डेली। राइट, इवेंचुअली एक प्रोसेस्ड फूड ही है जिसको इवन हम आप जैगरी खा लो ज्यादा बेटर है बिकॉज जैगरी Right. कंटेन लॉट ऑफ फाइबर, सो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप शुगर रिफाइंड शुगर खाओगे। ओके। और कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो डायबिटीज से एसोसिएटेड होते हैं? सो एक लाइक अपने बोला इंसुलिन, सो कुछ हाँ। पेशेंट्स को लगता है मैं इंसुलिन लगाऊंगा तो बस मेरे लास्ट स्टेज है शुगर की हाँ, और इंसुलिन तो मैं नहीं लगाऊंगा किसी भी तरीके से। सो ये बड़ा मिथ है। इंसुलिन हम प्रॉपरली देख समझ के देते हैं कि बहुत ही ज़रूरत होती है तब चालू करा जाता है। इंसुलिन जितना जल्दी चालू करते हैं उतना ही बॉडी में प्रोटेक्शन रहता है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं और कॉम्प्लिकेशन की रेट्स कम करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। कुछ सर्जिकल प्रोसेसेस एडमिट होने पे डायबिटिक पेशेंट्स के कराने होते हैं तब इंसुलिन दिया जाता है, तो वो 2-3 दिन बाद बंद भी कर देते हैं, वापस टैबलेट पे भी ले आते हैं। तो इंसुलिन एक बार चालू होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको परमानेंट लगे, वो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और आपकी शुगर को एक्चुअल में रैपिडली कंट्रोल करने के लिए कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे 5 से 10% केसेस हैं जो डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती दवाइयों से, उनमें इंसुलिन दिया जाता है, अदरवाइज इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। ओके। तो आखिर में मैं ये भी चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो डायबिटिक हैं उनके लिए अगर कोई आप ऐसी कोई मोटिवेशनल या सक्सेस स्टोरी बताना चाहें, आपने कोई केस हैंडल किया हो जहाँ पे रिवर्स कर पाए, या फिर कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा है जो एक सक्सेस स्टोरी बन के आया? कई सारे हैं केसेस तो। इंसुलिन से रिलेटेड एक केस बताता हूँ। एक लेडी थी जो ऑलमोस्ट 60 ईयर एज एंड बहुत ज़्यादा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, एंड 3 साल तक उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया, कंटिन्यूसली क्लिनिक पे आती थी दिखाने, बट दैट इज द बेस्ट पार्ट कि हर 3 मंथ्स में वो मेरे को दिखाने आ रही थी। अल्टीमेटली लास्ट में जब हमने हाथ खड़े कर दिए, बोला एक इंजेक्शन आप मेरी क्लिनिक में लगा के देखो, अगर आपको दर्द हो रहा है 15 दिन बाद बंद कर देना सब कुछ आप, और लॉट ऑफ पेन इज देयर, न्यूरोपैथी इज देयर, किडनी प्रॉब्लम इज देयर, आई प्रॉब्लम इज देयर। नाउ व्हाट हैपन, 15 दिन लगाया एंड शी इज ओके, शुगर्स गेट नॉर्मल, दवाइयाँ कम हो गई, अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दर्द गायब हो गए, जो पैरों में न्यूरोपैथी थी वो कम हो गई उनकी, सो शी फील ओके। मैंने कहा अब तो मैं इंसुलिन नहीं छोड़ूंगी। अल्टीमेटली 1 साल के बाद उनकी वो इंसुलिन भी बंद हो गई, दवाइयाँ भी कम हो गई एंड वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक कभी कभार उनको जब जरूरत पड़ती है तो बाई चांस इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज शी इज नॉट ओके। सो दैट्स द केस। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, आपने इंसुलिन लगाया, बीटा सेल कभी कभी काम करना चालू कर देती है एंड इंसुलिन भी बंद हो सकता है बाद में। वो इंटरेस्टिंग था एंड शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी इंसुलिन, कहती नहीं आप लगा दो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को ठीक रहना ज़्यादा बेटर है बजाय इंसुलिन। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पेशेंट की इम्प्रूव हो गई, कॉम्प्लिकेशन कम हो गए,
इंसुलिन लगाने से और क्या चाहिए पेशेंट। सो मैसेज यही है कि इंसुलिन से डरे नहीं, नहीं, ट्रीटमेंट जो है उसको प्रॉपरली ले। कोई भी डॉक्टर आपका भलाई चाहेगा, हम्म, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपको अच्छी एडवाइस देगा। हम्म, सो उसकी एडवाइस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। राइट राइट। और आखिर में मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज के हमारे व्यूअर्स को, जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो यूथ है, तो कैसे इस डायबिटीज़ से हम दूरी बनाकर रखें, आप। दो चीज़ें करनी है हमें। फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी कम है तो एक स्पोर्ट आप चूज़ कर लें, कोई सा भी जिसमें एक्सरसाइज 1 घंटा आपकी डेली हो जाए, और वो करनी है चाहे आप सुबह करें चाहे शाम को करें। और आपकी डाइट पे कंट्रोल रखें, फ्रूट सलाद एंड फाइबर्स ज़्यादा खाएं, बाकी आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। Okay. Thank you so much, Dr. Mukul, for joining us today and clearly explaining us कि डायबिटीज़ जो है वो कैसे हो सकती है, अगर डायबिटीज़ से कैसे दूरी हमें बनाकर रखनी है, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उससे डरना नहीं है। और मैं सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमें सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई वुड वांट कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाएं।